अगर हम अपनी मार्केट पे विश्वास कर लें तो मेरे ख्याल से इंडिया से अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारी ग्रोसरी पे डिस्काउंट मिलता है, हम ज्यादा खरीद लेते हैं। हमारे शेयर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है, हम उसको नहीं खरीदते हैं। अभी हम जब रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, यूएस का 15% रिटर्न इज इक्वल टू इंडिया का 30% रिटर्न। एज अ ट्रेडर 2025 में मैं ट्रेड कैसे करूँ? बहुत चीजें चेंज हो गई है। मार्केट्स नेविगेट करने मेरे को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरा सबसे बड़ा डर जो है वो ये है कि व्हाट इफ द मार्केट फॉल्स? ये पैसा मैं मेरी एजुकेशन के लिए सेव कर लूँ या घर खरीदने के लिए। बहुत लोगों का एस्पिरेशन होता है वो व्हाट शुड आई डू विथ माय एसआईपी? फाइनेंशियल प्लानिंग की ना एक बड़ी सिंपल इक्वेशन होती है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आज अगर हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना के दुश्मन है और हमारे दोस्त हैं, कैपिटलिस्ट किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हाय, वेलकम टू दान्स यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो टुडे आई एम सिटिंग विथ हिमांशु सर एंड पिछले कई महीनों से कई वीक से हम बहुत सारे ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस डाल रहे हैं एंड उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे व्यूअर्स से आस्किंग अस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक इस पे वीडियो ही बना दें। कई बार ऐसे होता है कि हम धन के चैनल पे वेबिनार तो लेते हैं बट आपके क्वेश्चंस मिस आउट हो जाते हैं। तो आज धन टीम ने क्या किया है, वी हैव गॉन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू सेंट अस एंड उसमें से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे वो हमने पिक किए, द क्वेश्चंस दैट यू रियली वांट अस टू एड्रेस, यू वांट टू आस्क हिमांशु सर। सो आज मैं व्यूअर बनी हूँ and I'm going to ask Himanshu sir all your questions. So let's get started. Thank you so much. Welcome to the video. Thank you so much for having me today. And yes, it really feels great to be on the other side of the road now. So मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट यहाँ पर सेम चैनल पे मैंने यहाँ पर होस्ट भी करे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर गेस्ट बन के आया हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट। और आई एम नॉट श्योर कि वो क्वेश्चंस किस चीज़ के रिगार्डिंग होंगे, स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग होंगे, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं। बट आई विल बी वेरी honest with you on all the answers. I'll be brutally honest with you on all the answers. This is something that I can assure you before even starting the podcast. Perfect. So मेरा पहला क्वेश्चन है which is like a burning question a lot of traders are having, investors are having with the current market scenario. Okay. What do you think Indian markets में अभी क्या हो रहा है and how are things going to change? ओके, सो यू मीन टू से कि जिस तरीके से हमारी मार्केट्स पिछले कुछ टाइम से नीचे गिर रही हैं, अपने ऑल टाइम हाई से हम अराउंड 11-12% के आसपास नीचे हैं। वाइल वी स्पीक टुडे आज भी मार्केट अच्छे ही अपसाइड से काफ़ी उसने मार्केट में पॉइंट्स अपने लूज़ कर दिए हैं। सो देखिए, देयर इज़ नो हाइडिंग अबाउट दिस फैक्ट कि मार्केट में वीकनेस है और एवरी अपसाइड इज़ बीइंग सोल्ड इनटू। और यहाँ पर प्राइमरीली जो हमने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने सेलिंग स्टार्ट करी थी, दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द एफआईआई सेलिंग। और यहाँ पर इस मार्केट में 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स हैं। एक है आपके और मेरे जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स और 2 हैं बड़े पार्टिसिपेंट्स, डीआईआई और एफआईआई। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इस समय इंडिया के लिए जो पॉइंट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, दैट इज़ द एफआईआईज मूवमेंट, आउटफ्लो मूवमेंट ऑफ मनी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और इसमें लेट मी अश्योर यू कि मैं यहाँ पर पेट्रियोटिज्म को तो लेकर आ ही नहीं रहा, मैं यहाँ पर नेशनलिज्म की यहाँ पर बात नहीं कर रहा। इवन दो आई एम नॉट एन इंडियन हेयर, अगर मैं एक सेकंड के लिए ये भी बिलीव कर लूँ, आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया से बेटर स्पॉट पूरी दुनिया भर के अंदर है ही नहीं। आप इंडोनेशिया को ले लीजिए, फिलीपींस को ले लीजिए, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के कुछ एफआईआई शेयर को लेकर जा सकते हैं, लेकिन आज की डेट में एफआईआईज़ के पास और कोई जगह नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। टेम्परेरीली वो यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेम्परेरीली वो इन छोटी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवेंचुअली इनको वापस अपने घर आना पड़ेगा। इट इज़ ओनली अबाउट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब आएंगे। वो 6 महीने बाद आएंगे, वो 3 महीने के बाद आएंगे। 2025 थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, अगले 3-4 महीने डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, बट इवेंचुअली यहाँ पर ये दोनों लोग सिंक में आ जाएंगे, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। डीआईआईज़ हैं, उनके पास हमारा पैसा है, और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो सब इंडिया में मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। एसआईपीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऑल्दो यहाँ पर एक चिंता का विषय ये है कि कभी कभी जब मार्केट्स गिरती हैं तो हमारे कुछ नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो एसआईपी भी बंद कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट जो डेटा आया है दिसंबर का, दिसंबर में 54 लाख न्यू एसआईपीज़ क्रिएट हुई हैं, लेकिन 44-45 लाख एसआईपीज़ बंद भी हुई हैं। नाउ दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स। अगर हम अपनी मार्केट पे विश्वास कर लें जिस तरीके से एफआईआईज़ और बाकी डीआईआईज़ और रिटेल इन्वेस्टर्स भी सभी लोग करते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया से अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो फॉल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 10-12% ना हमें इसलिए भी बड़ा दिख रहा है
और मेरे से वो सभी लोग अग्री करेंगे यहाँ पर जो लोग पिछले 15-20 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 10% फॉल तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं मार्केट्स के अंदर। 20% के फॉल के बाद हमें स्ट्रेस होना शुरू होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि पिछले 4-5 साल में कोई बड़ा फॉल नहीं आया है, इसलिए 10-12% का फॉल हमें बड़ा दिख रहा है। लेकिन दिस शुड बी सीन, आई पर्सनली बिलीव दिस एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस शुड बी सीन एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको बहुत सारे शेयर सस्ते रेट में मिल रहे हैं। हमारी ग्रोसरी पे डिस्काउंट मिलता है तो हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। हमारे परफ्यूम्स पे डिस्काउंट मिलता है, हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। हमारे शेयर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है, हम उसको नहीं खरीदते हैं। इस साइकोलॉजी को एक इन्वेस्टर को चेंज करने की ज़रूरत है एंड दिस शुड बी सीन एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जिस फॉल की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है ये फॉल अभी कुछ टाइम तक और रहे FIIs को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी स्वेरिंग इन करी है, अभी उन्होंने अपना ऑफिस संभाला है, तो कुछ एक चीज़ें हैं वो अपना पैसा वहाँ पर लेकर जाएंगे बिकॉज दे हैव टू प्लेस इट देयर ओन गवर्नमेंट ऑल्सो, बट देन इवेंचुअली द मनी विल कम बैक टू इंडिया। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन, हाउ मेनी मंथ्स। सो मे बी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ हम महीनों की ही बात करेंगे क्योंकि इतने साल भी नहीं है कि FIIs इंडिया से बाहर बैठ सकते हैं। सो आई वुड से कि जो फॉल है दिस इज़ टेम्परेरी और यहाँ पर एक इन्वेस्टर आपके अंदर का डेफिनेटली जाग जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अभी तक, और मैं यहाँ पे शेयर्स का नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो आपकी रडार पे थे, आपने पिछली रैली में मिस कर दिए थे। आत्मनिर्भर भारत जब आया था हमारे हाथ से बहुत सारी रैलीज निकल गई थी। अभी आपको कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले ये शेयर्स महंगे दिख रहे थे, वही शेयर आपको सस्ते मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। मैं अगर अपनी बात करूँ एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो मैं यहाँ पर जितना भी मेरे पास सरप्लस कैश है मैं उसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ। सो दिस फॉल आई सी एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दिस इज ओनली अ टेम्परेरी थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। इंटरेस्टिंग। तो इसमें मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है। देयर वाज सम स्टैटिस्टिक्स और कमेंट मेड अबाउट कि FIIs ने इंडिया में वो रिटर्न्स नहीं बनाया है व्हिच दे कुड हैव मेड इन द अदर मार्केट। सो व्हाई वुड दे इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट? सो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? लाइक हाउ डज द FII पार्टिसिपेशन इन इंडियन मार्केट्स henceforth looks like? देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही कंट्री के लिए ट्रू हो सकता है। ये जो पॉइंट है वो सिर्फ एक कंट्री के लिए ट्रू हो सकता है। FIIs ने जब इंडियन में पैसा नहीं बनाया, ये कुछ और जगह पे बना सकते थे। पिछले कई सालों में चाइना ने रिटर्न नहीं दिए हैं, कुछ छोटी कंट्रीज ने रिटर्न दिए हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अब यहाँ पर हम US को फिलहाल के लिए साइड पे रख सकते हैं क्योंकि US एक ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ दे हैव वॉक्ड शोल्डर टू शोल्डर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स दैट दे हैव जनरेटेड एंड इन मेनी ऑफ द सेक्टर्स दे हैव बीटन इंडिया ऑल्सो बीइंग सच अ लार्ज कंट्री एंड दैट इज वर्थ अ प्रेज देयर। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वो छोटी कंट्रीज जहाँ पर बड़े रिटर्न्स बने हैं, अगर FII ने उस कंट्री को मिस भी कर दिया, बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या FII इतने लाखों करोड़ उस कंट्री में डाल सकते थे? क्या उन कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट्स इतनी बड़ी थी कि वो उस पूरे पैसे को अब्जॉर्ब कर लेते? क्या उनका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो था वो इतना स्ट्रांग था जैसा इंडिया का था? तो मेरे ख्याल से अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इफ वी डेल्व डीपर इनटू दिस, तो मेरे ख्याल से FIIs के पास इंडिया के अलावा सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज ही ऐसी थी जहां पर इतना बड़ा पैसा एब्जॉर्ब भी हो सकता था और वो रिटर्न भी बना सकते थे। लेकिन वहां पर भी उनके खुद के चैलेंजेस थे। They were not happy with the administration, they were not happy with the regulatory concerns there also. So probably they would have seen, अच्छा यहाँ पर भी हम जब रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, we are talking about the relative returns, कि फॉर एग्जाम्पल US का 15% रिटर्न इज इक्वल टू इंडिया का 30% रिटर्न। लेकिन FIIs को यहाँ पर रहकर अगर वो अपनी हेजिंग कर लेते हैं, अगर वो अपने करेंसी रिस्क को मिटिगेट कर लेते हैं, अगर उन्होंने उस चीज़ को टाइम पे एड्रेस कर लिया होगा, तो इंडिया के अंदर उनके रिटर्न्स फिर भी US के कंपैरिजन में ऐसा नहीं होगा कि ओवर शैडो हो गए होंगे, या तो वो एट पार रहे होंगे या फिर उन्होंने उसको बीटी किया होगा। हाँ, फिर भी मैं ये बोलूँगा कि US इज़ वन कंट्री जो इंडिया को कम्पीट कर रही है यहाँ पर। लेकिन अब पैसा जब US से बाहर निकलेगा तो वापस US में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। एक FII के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें और वहाँ पर अगर हम देखें, तो आप सारा पैसा एक कंट्री में नहीं रख सकते हैं। जैसे कि आप और मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सारा पैसा फॉर एग्जांपल एनर्जी में लगा दीजिए, सारा पैसा आप EV में लगा दीजिए, आप नहीं लगाएंगे। मैं बोलूं आप सारा पैसा हाइपोथेटिकली ऑयल एंड गैस में लगा दीजिए, आप नहीं लगाएंगे। ठीक उस तरीके से एक बड़ा इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं सारा पैसा एक कंट्री में लगा दूं, वो भी एक पॉलिटिकल रिस्क हो जाता है उनके लिए, वो भी एक ज्योग्राफिकल रिस्क हो जाता है। तो थ्योरेटिकली ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, अगर आप FII हैं तो आप पहली चीज डाइवर्सिफाई डेफिनेटली करेंगे, और दूसरी चीज आप ये भी देखेंगे, मैं जितने भी इन्वेस्टर से बात करता हूं और मैं उनसे मैं यहाँ पर एक पर्सनल बात आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलता हूँ, अब उनके पास कई 100 करोड़ रुपए भी हैं, तो मैं जब उनको बताता हूं कि आप इस वाली स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं,
वहां पर मेरे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे समझते हैं अगर आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये आएगा, अगर आपने मुझे स्ट्रेटेजी बताई तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये रिटर्न कितना देता है। एक इंस्टीट्यूशन मेरे से ये पूछता है या कि एचएनआई मेरे से ये पूछता है क्या ये स्केलेबल है, क्या मैं इसको, आप जो मुझे बता रहे हो वो 20 लाख पे एप्लीकेबल है, वो 1 करोड़ पे है, क्या मैं उसको 1000 करोड़ तक लेके जा सकता हूं। अब एक एफआईआई तो कई हजार और कई लाख करोड़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए बड़ा क्वेश्चन रिटर्न नहीं है, बड़ा क्वेश्चन स्केलेबिलिटी है। इन छोटी कंट्रीज में स्केलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि इनके पास और कोई जगह नहीं है इंडिया के अलावा, इनको इंडिया में वापस आना पड़ेगा। आज ये क्वेश्चन, आज ये आंसर जो आपको मेरे से मिला है, ये एक ओवर स्टेटमेंट लग सकती है, but we will again talk about this and I will be very happy talking about this in the beginning of 2026 जब हम आपसे बात करेंगे कि यहां पर वो पैसा वापस इंडिया में आया या नहीं आया। and I'm talking about, I mean having this whole experience of almost 20 years in the markets, ये सारा पैसा जब से हमारी रेगुलेटरी मार्केट स्ट्रांग हुई है, जब से हमारा रेगुलेटर स्ट्रांग हुआ है, तब से ये सारा पैसा घूम के इंडिया के अंदर वापस आ जाता है। and that is because of the reason that India is the only country which has a strong demographic dividend, जहां पर हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत अच्छी है कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इसकी वजह से ये सारा पैसा, मतलब हमारी कंजम्पशन इज आवर स्ट्रेंथ एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, 2055 तक की बात कर लीजिए, 2050 तक की तो आराम से आप कर सकते हैं। इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन विल बी ग्रेटर देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और तब तक इंडिया की मार्केट ग्रो करती रहेंगी। इंटरेस्टिंग। तो थर्ड मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन वाज कि 2025 में मैं ट्रेड कैसे करूं, बहुत चीजें चेंज हो गई है मार्केट्स में, सो हाउ शुड आई ट्रेड इन 2025 एज अ ट्रेडर। मार्केट्स नेविगेट करने मेरे को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, योर टॉप 3 लेसन्स। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंगली 2008 से लेकर 2025 तक अगर हमने हर बार 1 जनवरी को कभी पॉडकास्ट किया होता हाइपोथेटिकली, तो हर बार ये क्वेश्चन आता है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स हो गई है, और हर बार मतलब हर बार एक चैलेंज नया होता है हमारे सामने, तो हर बार हमारी मार्केट कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी। मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ। 2008 में, 2009 में या उस फेज़ के अंदर हमारे पास ज़्यादा, या मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि शाम को 6:15 पे एनएससी की वेबसाइट पे डेटा अपलोड होता था, और हम भाव कॉपी डाउनलोड करके एक्सेल पे सारे डेटा डाउनलोड करते थे और वहाँ से एनालिसिस करना स्टार्ट करते थे। जितने भी हमारे आज वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम चार्ट्स देखते हैं, ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं थी। आज की डेट में कॉम्प्लेक्सिटी अलग लेवल की, आज की डेट में डेटा इतना सारा हो गया है, आप एक क्लिक ऑफ द बटन पे, तब तो मैं तब की बात करूं जब इंटरनेट पेड हुआ करता था, एज इन बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, 2G पे नेटवर्क चला करता था, वहाँ पर हमें डेटा नहीं मिलता था। आज डेटा इतना सारा है कि ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो आई वुड से कि ये हमेशा ही रहेगी, लेकिन कमिंग टू 2025 ये साल एक स्पेशल साल इसलिए है, और मैं बोलूँगा कि अगले 3-4 साल स्पेशल इसलिए रह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रह सकते हैं, बिकॉज नाउ पहले हम ऐसे समझते हैं पूरी दुनिया की जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% के आसपास, एंड रादर 25 से 35% के आसपास यूएस हमेशा से केटर करता आया है। तो इसका मतलब हम बोल देते हैं कि पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को यूएस चला रहा है, और आज की डेट में यूएस को एक कैपिटलिस्ट चला रहा है, जो कि हर बार नहीं चला सकता है, जो कि हर बार नहीं चलाता है। हर बार यूएस को, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री को, एक स्टेट्समैन चलाता है। अगले 4 साल तक वो एक कैपिटलिस्ट चलाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटलिस्ट ने तो पहले भी चलाया था, लेकिन आज की डेट में आप ये सोचिए, एक कैपिटलिस्ट इस गद्दी पे पहले से बैठ चुका है, उसको एक गद्दी की पूरी बातें पता है, और उनको ये बातें पता है कि आने वाले 4 साल के अंदर अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और इस बार जब वो आए हैं तो आपने उनके स्वेयरिंग इन से पहले ही आपने उस चीज़ को देख लिया कि वो कितने एग्रेसिव है इस चीज़ को लेकर। अगले 4 साल की तो बात हम छोड़ देते हैं, 2025 में मेरा सबसे बड़ा डर जो है, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है, वो ये है कि कुछ ऑड पॉलिसीज आ सकती हैं, कुछ ऐसी जो ग्लोबलाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होंगी, और जो चीज़ ग्लोबलाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होगी, इंडिया की एक्चुअल ग्रोथ 1991 में स्टार्ट हुई थी। वी ऑल नो दिस, व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्रॉट द एलपीजी स्कीम्स, एलपीजी रिफॉर्म्स। सो और वो पूरी चीज़ बेस थी इस चीज़ पे कि दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हम ग्लोबलाइजेशन को हमने फॉलो किया है, और दुनिया भर की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स इस बेसिस पे ग्रो हुई हैं। आज की डेट में अगर सारी कंट्रीज अपने बारे में सोचना शुरू करेंगी, ऐसा करने पर हम एंटी ग्लोबलाइजेशन या डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे। ऐसा होना इंडिया के लिए टेम्परेरीली नेगेटिव हो सकता है।
तो यहाँ पर ऑड पॉलिसीज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन आप H1B वीजाज बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन आप मैक्सिको के अराउंड दीवार खड़ी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन आप टैरिफ्स सिग्निफिकेंटली हाई कर देंगे। दिस इज नॉट गुड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा समझदार हैं हमसे, ही वुड हैव सीन द फ्यूचर बेटर देन वी पीपल, बट जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ अपनी एजुकेशन और अपनी जितना मैंने पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग, दिस विल नॉट इवन बी गुड फॉर अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर और मेरे व्यूअर्स इस बात को समझेंगे भी, अगर आप मैक्सिको के सारे वर्कर्स को यूएस से निकाल दोगे तो यहाँ पर यूएस के लिए वर्कर्स को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब जो वर्कर्स ऑलरेडी है, जिसका शॉर्टफॉल हो गया है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यूएस इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन, ये यूएस की इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे इंडिया के वर्कर्स को निकाल देंगे जो कि सस्ते रेट पे काम करने को रेडी थे आपके लिए। ये आपकी ऐसी एम्प्लॉयमेंट पोजीशन खाली कर देगा जिसको भरने के लिए सस्ती लेबर नहीं मिलेगी, महंगी लेबर मिलेगी वहां पर। ये भी आपकी इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। अगर चाइना पे आप टैरिफ लगा देंगे, जो कि एक्चुअली में इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पास बहुत बड़ा बिजनेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं तो टैरिफ का मतलब, आप वो तो खाली नहीं बैठेंगे क्योंकि वो भी दे आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जब वो अपने टैरिफ बढ़ाएगा तो यहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। सो यहाँ पर ऑल इन ऑल अगर इस समय यूएस की इन्फ्लेशन को कोई चीज़ कम कर सकती है तो वो है जो 2 वॉर्स वो ख़त्म करा रहे हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट देम कि अगर वो उस वॉर्स को ख़त्म करा देते हैं जो इस समय दुनिया भर में चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके जितने एक्शंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, विच इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर यूएस एज वेल एज इंडिया। तो आज की डेट में अगर इंडिया के लिए अगर कोई बड़ा चैलेंज है तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप, जो अगले 6-8 महीने 1 साल के लिए इंडिया को बॉदर कर सकता है। अगेन आई वुड लाइक टू स्टिक टू माई प्रीवियस आंसर, पैसा घूम के इंडिया के अंदर आ जाएगा क्योंकि दुनिया फिर एक नए मॉडल पे जाके सेट हो जाएगी, लेकिन इंडिया को टेम्परेरी इसकी वजह से पेन हो सकता है। आज अगर हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना के दुश्मन है और हमारे दोस्त हैं, मेरे ख्याल से एक कैपिटलिस्ट किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। वो सिर्फ अपना बेनिफिट सोचेंगे वहाँ पर, और उनका बेनिफिट अमेरिका को ग्रेट बनाने में है, जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इंडिया अगले कुछ महीनों के अंदर फेस कर सकता है। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं बोलूँगा मैक्रो लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है ये, जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। इफ़ देर इज़ वन फैक्टर दैट दे हैव टू कीप इन माइंड, इट शुड बी इन्फ्लेशन। सो ये कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है जहां पर वॉर्स खत्म हो रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन का कारण कुछ और बन जाएगा। 2020 से जितने भी लोग मार्केट के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर बेस हमने 2020 में आता हुआ देखा था, 2020 से जितने लोग भी मार्केट के अंदर हैं उन्होंने वॉर्स देखे हैं और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखी है। लेकिन अब की डेट में आने वाले टाइम के अंदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसके कारण कुछ और होंगे। ये नई कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमारे इन्वेस्टर्स को और हमारे यंग इन्वेस्टर्स को अपने माइंड में रखनी चाहिए यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें हमारी मुश्किल बना सकती है अगले कुछ महीनों के लिए। ऑल्दो दिस विल बी टेम्परेरी, बट हाँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी बना सकती है। Right. So that brings me to a very common questions from our investors from the Investing with Dhan channel also. आपने राइटली कहा कि हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ म्यूचुअल फंड SIP नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट हम ये इग्नोर कर देते हैं कि उसके अगेंस्ट SIP पॉज या डिलीट भी कितनी हो रही है। करेक्ट। तो ये मार्केट सिनेरियो में व्हाट शुड आई डू विथ माय SIPs? कंटिन्यू, पॉज? लार्जर एडवाइस आई नो ऑलवेज हैज बीन कि कीप ऑन कंटिन्यू विथ योर SIPs. नाउ लेट मी, सिंस आई एम द व्यूअर टुडे, मैं आपको बताती हूँ एज अ व्यूअर मैं क्या फील कर रही हूँ। व्हाट इफ द मार्केट फॉल्स? ये पैसा मैं मेरी एजुकेशन के लिए सेव कर रही हूँ या घर खरीदने के लिए, बहुत लोगों का एस्पिरेशन होता है वो, और से आई एम सेविंग फॉर माई मैरिज और आई एम सेविंग फॉर माई सिबलिंग्स एजुकेशन। देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ पर्सन हैज़, एंड ये मार्केट कंडीशन किसी को भी डरा सकती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर वो सिचुएशन में हाउ डू आई नेविगेट? क्योंकि काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन आता है, पर्सनली मैंने भी ये बहुत बार सोचा है कि क्या करना चाहिए यार SIP का, ये मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेविंग्स है, मार्केट में डाले ना डाले, व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखो, पहले तो आपने आंसर खुद ही दे दिया है उस चीज़ का कि ब्रॉडर व्यू तो यही है कि आपको पैसा नहीं निकालना है मार्केट से। सो आई एम नो एक्सेप्शन, मैं तो इसको और एंडोर्स करूंगा इस चीज़ को। लेकिन ये आपको किसने कहा कि अगर आपको पैसा निकालना है, चलिए देखिए इसको मान के चलते हैं, अगर आप पैसा निकालेंगे भी, आप SIP से पैसा निकाल लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाल रहे, तो आप कहाँ रखेंगे उसको? सेविंग्स अकाउंट में। सेविंग्स अकाउंट तो मेरे को लगता है कि ये एक मिसनोमर है। हम थोड़ा टॉपिक से 1 सेकंड के लिए हटेंगे यहाँ पर।
सेविंग्स अकाउंट को या तो आप बोलो शेविंग्स अकाउंट कि वो आपके पैसे को शेव कर देता है पूरे तरीके से क्योंकि वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता। दूसरा, मैं उसको अपने नाम से स्पेंडिंग अकाउंट के नाम से बुलाता हूं। सेविंग अकाउंट में पैसे रख के कौन अमीर बन पाया है आज तक? अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख भी रहे हैं तो पैसा या तो वो किसी शॉपिंग में जाएगा, और वो शॉपिंग तो एनीवेज आपकी एजुकेशन को फंड नहीं करने वाली है। यहां पर जो आप पैसा रखेंगे वो फिर कुछ फंडिंग कर सकता है। और यहां पर ये किसने कहा कि आप पैसे को इक्विटी मार्केट में ही रखिए? वैसे अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप इस पैसे को इक्विटी में डालिए और यहां पर बल्कि स्टेप अप कर दीजिए। यहां पर जितना मार्केट गिरेगी, आप यहां पर इस पॉडकास्ट के बाद एक छोटा सा काम कीजिएगा आप सभी लोग, आप निफ्टी का चार्ट निकालिएगा, आप इंडिया के किसी भी लार्ज कैप शेयर का चार्ट निकालिएगा और वीकली चार्ट पे 200 पीरियड ईएमए लगा दीजिएगा। आपको हमेशा दिखेगा कि 200 पीरियड ईएमए लगातार ऊपर जा रही है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी ब्रॉडली ऊपर जा रही है। एवरी डिप शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड दीज आर द डिप्स दैट शुड बी एग्रेसिवली सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। पहली चीज तो ये है। लेकिन अगर स्टिल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये पैसा मैं मार्केट में डाल देती हूं अगर, तो ये पैसा एजुकेशन के लिए रखा हुआ था या ये पैसा किसी और इंपॉर्टेंट चीज को फंड करने के लिए रखा गया था, तो इस पैसे को आप टेम्परेरीली शिफ्ट करके बॉन्ड मार्केट में डाल दीजिए, इस पैसे को शिफ्ट करके आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए। लेकिन मेरा एक सजेशन डेफिनेटली ये रहेगा और स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी, म्यूचुअल फंड वाले पैसे को जब तक कि आपका पैसा खर्चने का टाइम नहीं आ गया, उस पैसे को निकाल के सेविंग्स अकाउंट में मत लेकर आइए। आप उस पैसे को निकाल के, इक्विटी को निकाल के, आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है, आप इक्विटी से निकाल के एग्रेसिव हाइब्रिड में डाल दीजिए जहां पर 30% 35% डेट फंड रहेगा। अगर आपको और डर लग रहा है, वहां से निकाल के कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाल दीजिए। अगर आपको और डर लग रहा है तो आप उठा के डेट फंड में डाल दीजिए। अगर आपको और ज्यादा डर लग रहा है, आप उसको निकाल के लिक्विड फंड में डाल दीजिए। हाँ, आपकी एक बार को एग्जिट लोड लग सकता है, लेकिन और आपको एक बार को कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है, लेकिन दिस विल बी फार फार बेटर कंपेयर टू अगर आप इस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ले आएंगे, क्योंकि कैपिटल गेन तो फिर भी आपका लगेगा वहां पर, एट द सेम टाइम यहां पर पैसा खर्च हो जाएगा आपका। वी इंडियंस, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ना एक बड़ी सिंपल इक्वेशन होती है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। हम इंडियंस ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड एवरीवन इन माई फैमिली, बट आई हैव नोटिस दिस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स। हमने हमेशा पहले एक्सपेंसेस को ही तवज्जो दी है, इंपॉर्टेंस दी है। तो जैसे ये पैसा आएगा, मेरा माइंड ये 1% भी मानने को तैयार नहीं है, जितना मैं अपने देश को जानता हूं कि हम इस पैसे को यहां पर संभाल के रख पाएंगे। हमें अभी बिग बिलियन डे सेल दिखेगी, हम और पैसा खर्च करके आ जाएंगे। हमारी जो फेवरेट चीज दिखेगी, हम उसमें पैसा उड़ा देंगे। और ये स्टार्ट ऐसे होगा, 1 लाख फॉर एग्जांपल आपने फंड से निकाला है, चल कोई बात नहीं 2000 पे खर्च कर लेता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है। ये 2000 से स्टार्ट होते होते इवेंचुअली 2000 बचेंगे आपके अकाउंट के अंदर। तो फिर आप कौन से फंडिंग की बात कर रहे हैं? इसीलिए एटलीस्ट पहला सजेशन तो ये है कि इस पैसे को, फंड वाले पैसे को, फंड से मत निकालिए, क्योंकि ये पैसा आपके लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल कर रहा है, आपकी रिटायरमेंट को फुलफिल करेगा, आपके फ्यूचर गोल्स को फुलफिल करेगा, फंड करेगा, आपके वर्ल्ड टूर के सपने को फंड करेगा। आपका सपना 2000 की शॉपिंग करने का नहीं था, कभी भी नहीं था फंड में लगाने से पहले। इसलिए इस पैसे का फंड चेंज कर सकते हैं आप वहां से, आप किसी कंजर्वेटिव साइड पे आ जाइए अगर आपको डर लग रहा है। वैसे एट द सेम टाइम, सी दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग, लेकिन पिछले 3-4 महीने में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने आसपास वाले जितने लोग हैं, जो मेरी फैमिली के लोग हैं, जिनको मैं हक से बोल सकता हूं, मैंने उन सबकी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर बढ़ा दी हैं इक्विटी मार्केट्स के अंदर। चाहे यहां पर इक्विटी मार्केट्स लगातार नीचे आ रही हैं वहां से, तब से उनको मैं इस समय बुरा जरूर दिख रहा हूँ, लेकिन मैं वो इन्वेस्टमेंट्स आज के लिए नहीं करा रहा, मैं वो इन्वेस्टमेंट आज से 5 साल बाद के लिए करा रहा हूँ। इस फंड को अगर आपको डर लग रहा है तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन फंड को विड्रॉ मत कीजिए। एंड यहां पर जो आपने सिप का नंबर्स भी बोला ना, ये एक्चुअली में बहुत ही चिंताजनक नंबर है। आई वुड से, देखिए सोचने में ही लगता है कि 54 लाख सिप्स हमारी स्टार्ट हुई और 45 लाख सिप्स हमारी बंद हुई, तो नेट नेट तो 9 लाख सिप्स बढ़ी हमारी। लेकिन यहां पर थोड़ा डीपर चलते हैं इसको। 54 लाख सिप जो स्टार्ट हुई है ना हमारी, वो 140 करोड़ की पॉपुलेशन पे स्टार्ट हुई है, जो कि बहुत छोटा नंबर है। और जो 45 लाख से बंद हुई है, क्योंकि हमारी इंडिया में 10% लोग इन्वेस्टेड होंगे म्यूचुअल फंड में, हार्डली, इन द बेस्ट केस सिनेरियो, इन द बेस्ट टू बेस्ट केस सिनेरियो, उस केस में 45 लाख अगर से बंद हो गई तो वो सिर्फ 10% में बंद हुई है। दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो एंड दिस शोज मी, ये दर्शाता है कि 2020 के बाद से जितने इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, जो कि मैं नोटिस करता हूं कि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स भी उनमें से बहुत बड़ा तबका है हमारा, इसका मतलब अभी तक आपको कॉन्फिडेंस आया नहीं है इंडियन मार्केट के ऊपर।
इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग मार्केट है, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द मार्केट्स ऑफ इंडिया। इंडिया से अच्छी, आई वुड लाइक टू रीआइटरेट, इंडिया से अच्छी इस समय मार्केट दुनिया भर के अंदर नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर जाकर अगर आप ग्लोबल चार्ट्स निकाल के देख लीजिए, आपको इंडिया से अच्छे चार्ट्स किसी के नजर नहीं आएंगे। लुक एट द मार्केट ऑफ, लुक एट द इक्विटी चार्ट्स ऑफ चाइना, लुक एट द चार्ट्स ऑफ हांगकॉन्ग, लुक एट द चार्ट्स ऑफ जापान। पिछले कई डेकेड्स इन्होंने रिटर्न्स ही नहीं दिए हैं, जबकि इंडियन मार्केट इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट। इसीलिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इफ आई एम समवन टू रिकमेंड हियर, मतलब मैं ऑफिशियली रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन एज अ फ्रेंडली डिस्कशन अगर मैं यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ, तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर पैसे को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट्स वापस, मार्केट का नेचर है वो ऊपर जाती है, और इंडियन मार्केट्स का नेचर है कि वो वापस ऊपर जाएंगी। इसलिए एसआईपी बंद नहीं करनी है। फैमिली में जिसकी एसआईपी नहीं है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड एनीवेज मेरे ख्याल से मैं तो कभी कभी अपना मोबाइल का भी स्क्रीनशॉट निकाल के वहाँ पर दिखाता हूँ, वीडियो भी बना के दिखाता हूँ कि आप कितनी आसानी से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन से फंड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अच्छे हैं। आपको 5 स्टार फंड्स मिल जाएंगे, आपको ऐसे फंड मिल जाएंगे जहाँ पर आप 400-500 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ऐसे फंड्स मिल जाएंगे, इक्विटी के बेस्ट फंड्स कौन से हैं, आर्बिट्राज के बेस्ट फंड्स कौन से हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैंने कल रात को ही एक स्पेशली एक वीडियो बनाई है इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कि आज की डेट में जिनके पास पैसा है लेकिन आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट में डर लग रहा है, देन देयर इज अ आर्बिट्राज फंड। वहां पर इक्विटी मार्केट में रहते हुए भी आप इक्विटी मार्केट से रिस्क फ्री होकर पैसा कमा रहे हैं। आप ऐसे फंड्स को एक्सप्लोर कीजिए ना, ऐसे फंड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। सो ध्यान आप पे हमने म्यूचुअल फंड सेक्शन ही वैसे डिज़ाइन किया है, तो आप जाओ म्यूचुअल फंड सेक्शन आप ओपन करोगे, आपको वहीं पे दिख जाएगा कि टॉप फंड्स फ्रॉम 500, इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग जस्ट फ्रॉम बेयर मिनिमम ऑफ 500 रुपीज़, राइट, आप वो कर सकते हो। आपको टॉप लार्ज कैप फंड्स बताएंगे, टॉप डेट फंड्स बताएंगे, वो सारा आपको होम पेज पे ही मिल रहा है, तो आप जाइए और वो एक्सप्लोर कीजिए। एंड नाउ एज आई कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस, आपने कहा कि से आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, मैं वो पैसा बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दूँ। तो ये एक बहुत क्वेरी होती है यूजर्स की कि पता है ये करना है बट कैसे करना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड मार्केट, व्हाट आर द राइट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो आपने ये क्वेश्चन बहुत ही सही टाइम पे पूछा है। आज हम इंडिया में बैठे हुए हैं, पिछली अगर हम यूएस की फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज़ को देखें तो पिछली 2-3 पॉलिसी मीट से वो लगातार अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करते जा रहे हैं। और जब जब आप नोटिस कीजिएगा यूएस और इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसीज़, फॉर दैट मैटर यूएस और पूरी दुनिया भर की मॉनेटरी पॉलिसीज़ साथ साथ चलती हैं। अगर यूएस अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो ब्रॉडली इंडिया भी अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिसी टू पॉलिसी करते हैं, लेकिन ब्रॉडली हमारी पॉलिसी साथ साथ चलती हैं, डाइवर्ज कम करती हैं। पिछली 2-3 बार से फेडरल रिजर्व ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है। इंडिया ने अपनी इन्फ्लेशन के चलते अभी तक कम नहीं किया है। अब यहाँ पर चांसेस आर वेरी हाई कि जैसी हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू होती है, अभी फिलहाल 5.5% के आसपास चल रही है, अगर थोड़ा नीचे आएगी तो इंडिया भी अपने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर कम करने का हमें स्कोप मिल जाएगा। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी यील्ड्स कम हो रही होती है, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे होते हैं, तो यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स आर द काइंड ऑफ सिनोनिमस वर्ड्स फॉर द इन्वेस्टर्स। तो जब कभी भी आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे होते हैं, मतलब यील्ड्स कम हो रही होती है, उस समय बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड्स हैव अ नेगेटिव रिलेशन विद ईच अदर। आपको सिर्फ इतना बात याद रखनी है, यहाँ पर क्रक्स ऑफ द स्टोरी याद रखनी है कि अगर कहीं पर भी, स्पेशली यूएस में या किसी मेजर इकोनॉमी में, अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, प्राइमरीली अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, यूएस के कम हो रहे हैं, इंडिया के कम हो रहे हैं, तो हमारे बॉन्ड प्राइसेस में उछाल आएगा। एंड दिस इज गुड फॉर पीपल इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड मार्केट राइट नाउ। तो आप वैसे तो हमारे धन के प्लेटफॉर्म पे बॉन्ड्स भी दे रखे हैं, आप वहां पर जाके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अदरवाइज एक बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे आसान तरीका है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पेज पे जाइए, आप वहां पर बेस्ट डेट फंड सिलेक्ट कर लीजिए। डेट फंड का सेक्शन दे रखा है आपको, आप डेट फंड्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी के फंड्स दे रखे हैं, वहां पर आप कोई भी फंड उठा लीजिए। उसके अंदर डेट फंड के अंदर ज्यादा रिस्क हो ही नहीं सकता अनलेस अनटिल उसका नाम है क्रेडिट रिस्क फंड। तो ये मैं आपको एक क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं, क्रेडिट रिस्क फंड जो है वो रिस्की हो सकता है और वो भी इक्विटी से बहुत सेफ रहेगा। तो डेट ब्रॉडली इक्विटी से सेफ रहेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप डेट फंड वाले सेक्शन में जाइए और वहां पर गवर्नमेंट का डेट फंड उठा लीजिए, कॉर्पोरेट डेट फंड उठा लीजिए, जिन्होंने ऐसी सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है, आप सिंपली जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, आपका रिस्क ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता है। तो एज अ बिगिनर आई वुड से 2025 इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड फंड्स, इन द बॉन्ड मार्केट, इन द डेट फंड्स। क्योंकि 2 कारण, पहला, इक्विटी में आप
डर रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट करने से, तभी तो लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं यहाँ पर। इस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में मत डालिए, इस पैसे को वहाँ से बाहर मत निकालिए, इस पैसे को वहाँ पर डेट फंड में शिफ्ट कर दीजिए। एनीवेज आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जब आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर डेट फंड का अच्छा टाइम भी शुरू होने वाला है। यूएस में तो एनीवेज उसकी एज एन इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से बॉन्ड प्राइसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। इंडिया में भी डेफिनेटली वो चीज़ फॉलो करेगी। तो यहाँ पर इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड मार्केट फॉर आवर इन्वेस्टर्स। परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज हमने आज सॉल्व कर दी हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डू अ लॉट मोर ऑफ दीज वीडियोज। आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प यू ऑल अ लॉट। एंड प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर इट विथ एवरीवन, एंड वी विल कीप डूइंग मोर ऑफ दीज वीडियोज। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। सो नाउ दैट वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स कि अभी भी आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में डाल दीजिए। हम पर्सनली भी आपको उसको एड्रेस करेंगे, और अगर मुझे लगता है कि उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने की जरूरत है, आई वुड नॉट हेजिटेट एट ऑल। आपके एक टॉपिक पे मैं पूरी वीडियो बना सकता हूं। आप मुझे डेफिनेटली बताइए कि आपके क्वेश्चंस किस चीज के रिगार्डिंग है। आई विल बी हैप्पी ब्रिंगिंग ऑल दिस वीडियोस फॉर यू।